ठंड में चटपटे दाल फ्राई वाली गरीब बहू की सफलता। आप मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी जिद बिल्कुल खराब है। तुम्हें ऐसी बेफालतू की जिद नहीं करनी चाहिए। मम्मी, इसमें कुछ भी बेवजह की जिद नहीं है। मैं अपने हक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मुझे मजबूरन खुद फैसला लेना होगा। इसके बाद रोहन गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी और वो दूर जाकर एक पार्क में अकेला बेंच पर बैठ जाता है। वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़की उसके पास आकर उसी बेंच पर बैठ जाती है। बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं तो जर्सी जैकेट कुछ भी नहीं पहन कर आई है। मुझे नहीं पता था बाहर इतनी तेज हवा चल रही होगी। इस बार सर्दी जल्दी ही शुरू हो गई है। है तो। प्रीति के इतना बोलने पर रोहन एकदम छोटा सा रिप्लाई देता है, जिसे देखकर प्रीति समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। लगता है आज फिर से अपने घर वालों से लड़ाई करके आपने मुंह गुब्बारे की तरह फुला लिया है। लगता है आपको गुब्बारे की तरह मुंह फुलाना हर रोज इस तरह से अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल इसी चीज की कसर रह गई थी। अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। घर वालों ने तो पहले मुझे किसी काम का नहीं समझा है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप नाराज क्यों हो रहे हो? देखिए, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा हम साथ में मिलकर संभाल लेंगे। ये सब कुछ भी बिल्कुल आसान नहीं होता, घर वालों को इस तरह मनाना। तुमने बिल्कुल सही कहा। घर वाले न तो मानने वाले हैं और न ही अब कोई फायदा होने वाला है। एक काम करते हैं, अब हमने जो आखिरी हथियार बचा रखा था उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे तो लगता है हमें घर वालों की सहमति के बिना ही खुद शादी करनी होगी। मुझे लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही जल्दी फैसला ले रहे हैं। हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। हम पिछले 3 सालों से सोच ही रहे हैं प्रीति। अब बस बहुत हो गया। अब हम दोनों को शादी करनी ही होगी। इस तरह दोनों मन बनाकर मंदिर में जाकर खुद अपने माता पिता के बिना ही शादी कर लेते हैं। और शादी करके जब रोहन प्रीति को लेकर अपने घर पहुंचता है तो जब शांति दरवाजा खोलती है तो ये सब देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, तुम दोनों ने ये क्या अनर्थ कर दिया? तू आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब करने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? नहीं मम्मी, मुझे शर्म बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैं आपको पिछले 2 साल से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। मैंने आपको कहा था ना कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीति से ही, वरना किसी से भी नहीं। दरवाजे पर ऐसा शोर सुनकर अंदर से बाकी सब भी आ जाते हैं। रोहन का ऐसा करता देखकर सभी को बहुत हैरानी हुई और साथ में रोहन के पिता रमेश भी बहुत गुस्सा होते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतना बड़ा गलत काम करने के बाद तू यहाँ पर हमारे घर के दरवाजे तक आ गया। अरे तूने सोचा भी कैसे कि तू ये सब करके आएगा और हम तुझे अपना लेंगे? अभी इसी वक्त निकल जा यहाँ से। बिल्कुल सही कहा। इसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही थी। लेकिन बेटा, जब जिस रास्ते से तुम यहाँ पर आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे इस घर में कोई भी जगह नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें अपना लेंगे? लेकिन नहीं, जब तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा तभी तुम्हें अक्ल आएगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं ऐसे गरीब खानदान की लड़की को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे मैं तेरे लिए इतनी अमीर और अच्छी लड़की के रिश्ते ला रही थी, लेकिन तूने उन सबको ठुकरा कर इस फटीचर को चुना। शर्म आनी चाहिए तुझे अपने ऊपर। बस माँ, आप मेरी पत्नी को ऐसा नहीं कह सकती। प्रीति अब मेरी पत्नी है और मेरी जिम्मेदारी भी। हाँ बिल्कुल, ये बोझ सिर्फ तेरी ही जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इसलिए जा यहाँ से। इस तरह रोहन के परिवार वाले उसे और प्रीति को घर से आने से रोक देते हैं और उन्हें वहां से बेदखल कर देते हैं। ये सब होते हुए रिया और यश ने देख लिया था। तब दोनों अपने मम्मी पापा को समझाते हुए कहते हैं, मम्मी पापा, आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोनों कहाँ जाएंगे? आखिर कहाँ रहेंगे? रिया बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। भैया भाभी बहुत समय से एक दूसरे के साथ है, हम उन्हें इस तरह अलग नहीं कर सकते। दोनों को अपने बड़े भाई की हिमायत करता देखकर शांति गुस्से से भड़क जाती है और लाल पीली होते हुए कहती है, देखो, तुम दोनों को इतना ही तरस आ रहा है अगर उन दोनों पर, तो तुम दोनों भी यहाँ से निकल सकते हो। एक तो उसने उस गरीब फटीचर से शादी कर ली। अरे अगर मेरी चुनी लड़की से शादी करता तो कम से कम घर में दहेज तो आता। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पूरे मोहल्ले में? सभी की बहू इतना भर भर के दहेज लाई हैं, और एक हमारे बेटे को देखो, फटीचर को घर में उठा लाया। इससे अच्छा तो यह है कि हमारा बेटा कुंवारा ही रह लेता। ये बात सुनकर रिया और यश को भी बहुत बुरा लगता है और वो आगे समझाने की भी कोशिश करते हैं। मम्मी पापा, जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें दहेज और पैसे के अलावा बाकी सब चीजों को भी महत्व देना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तू ही बता दे कि उस लड़की में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से मैं उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी। मम्मी, भाभी बहुत अच्छी है, उनका नेचर और व्यवहार बहुत ही अच्छा है। इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए?
चुप कर, ज्यादा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मुझे सब पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ रोहन और प्रीति को उनकी शादी के पहले ही दिन घर से निकाल दिया गया था। अब दोनों थोड़ी दूर जाकर एक छोटी सी पुरानी सी झोपड़ी को किराए पर ले लेते हैं और दोनों वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। अब दोनों को बिल्कुल शुरुआत से ही सब शुरू करना था। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ पैसों के अलावा। घर पर बैठने के बाद दोनों ठंड में कांप रहे थे। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। ये घर भी कितना पुराना और टूटा फूटा सा है। यहाँ पर हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ हवा ही आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। पता नहीं इतनी ठंड में हम यहाँ पर अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। वैसे सच में समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, पता नहीं अब सब कैसे होगा। कोई बात नहीं, अब कर लिया है तो कुछ तो करना ही होगा। हम इस तरह हार तो नहीं मान सकते, कुछ न कुछ तो हमें ये जरूर करना ही होगा। आप जो सूखी लकड़ी लेकर आए थे हम उसी को जलाकर रख लेते हैं। प्रीति अब तसले में सूखी लकड़ी रखकर उसे जला लेती है, जिसकी वजह से घर में थोड़ी सी गर्माहट हो जाती है। अब दोनों को इसी गरीबी में गुजर बसर करना था। अगले दिन से रोहन भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है और वो एक फैक्ट्री में काम करता था। उसमें उनका घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। शाम को प्रीति सूखे चावल बनाती है और उसी को खाने में परोस देती है। जब दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो क्या बात है, आज तो खाने में सिर्फ सूखे चावल ही हैं। क्या इसके साथ कोई सब्जी और दाल नहीं बनाई तुमने? क्योंकि घर में राशन खत्म हो गया है तो अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। क्या कहा? अरे ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई है। मेरे पास भी अभी पैसे नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा, घर में खाने के लिए भी ठीक से कुछ नहीं है। पगार मिलने में भी आधे से ज्यादा महीना बाकी है और जो हम पैसे लेकर आए थे वो भी खत्म हो गए हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है। मैंने जल्दबाजी में ऐसा फैसला कर लिया। मुझे माफ करना। मेरे उस फैसले की वजह से अब तुम्हें भी परेशानी हो रही है। अरे भला आपको इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? वैसे भी जब हमने फैसला कर लिया है तो उसमें पछताना कैसा? हम दोनों को बस मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हमें इस तरह इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है तुमने। अब मैं भी हार नहीं मानूंगा। वैसे सच कहूँ कि सूखे चावल खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मुझे तुम्हारे हाथ की बनी दाल फ्राई की बहुत याद आ रही है। काश अभी गर्मा गर्म दाल फ्राई खाने को मिल जाती तो मजा ही आ जाता। इस बार आप राशन लेकर आएंगे तो मैं आपके लिए दाल फ्राई जरूर बनाऊंगी। खाना खाने के बाद प्रीति ठंड में बर्तन साफ करती है और उसके बाद जब दोनों रात को सो रहे थे तब घर के अंदर बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब फिर से प्रीति उठकर आग जला देती है, जिनकी वजह से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद कहीं जाकर दोनों को थोड़ी नींद आती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी फैक्ट्री में काम करके बड़ी मुश्किल से पैसे कमा पा रहा था। दिन गुजर रहे थे लेकिन उन दोनों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन रिया और यश उन दोनों से मिलने आते हैं। अरे रिया, यश, तुम दोनों यहाँ पर? क्या मम्मी जी और पापा जी भी आए हैं? नहीं भाभी, मम्मी पापा नहीं आए। उन दोनों की आंखों पर तो पैसों के लालच की पट्टी बंधी हुई है। उन्हें तो बस एक ऐसी बहू चाहिए थी जो उनके लिए बहुत सारा दहेज लेकर आती। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे मम्मी पापा ऐसा कैसे सोच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक कि मम्मी तो मेरे पीछे पड़ी है। मुझे कह रही है कि मुझे किसी अमीर लड़की से शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं घर में अच्छा खासा दहेज आ सके। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ। मेरा तो उन लोगों के साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन करता है कि मैं भी आकर यहाँ पर आप दोनों के साथ ही रहने लग जाऊं। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ही हम लोगों की वजह से वो ज्यादा परेशान होंगे। अगर आप भी ऐसा करोगे तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। अच्छा तुम दोनों रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। प्रीति चूल्हे पर आग जलाती है और उसके बाद उन दोनों के लिए चाय बनाती है। घर में दूध भी बहुत कम बचा हुआ था, इसलिए ऐसे ही कम दूध की चाय बनाकर और उसके साथ बिस्किट रखकर वो दोनों को देती है। माफ करना, अभी घर में थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए कुछ ज्यादा नहीं ला पाई हूँ। भाभी, इसमें आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? हम सब समझ सकते हैं। अब चाय पीने के बाद रिया और यश जब घर से निकल जाते हैं तब दोनों रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। क्यों ना हम राशन का थोड़ा सा सामान खरीद के भैया भाभी को दे दें? तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इस समय दोनों बहुत परेशानी में हैं। अब यश और रिया दोनों वहीं पास की एक किराने वाली दुकान पर जाते हैं और वहां से बहुत सारा राशन ले लेते हैं। आप आटा, चावल, दाल सब चीजों को अच्छे से तौलकर वहां सामने वाले घर पर पहुंचा देना और अभी हम आपको पेमेंट कर देते हैं। अरे ठीक है, मैं वहाँ पर सामान पहुँचा दूंगा। अब दुकानदार सारा राशन लेकर प्रीति के घर पर पहुंचा देता है। जब प्रीति इतना सारा राशन देखती है तो वो समझ जाती है कि ये किसका काम है।
हे भगवान, ये दोनों भी ना। अब जब शाम को प्रीति खाना बना रही थी तो वो आज खाने में रोहन के लिए दाल फ्राई बनाती है। एक तरफ प्रीति ने कुकर में दाल को उबाल लिया था और उसके बाद वो एक छोटे से पैन में घी और मक्खन डालकर पहले लहसुन को भून लेती है। उसके बाद अदरक का पेस्ट भी डालने के बाद टमाटर और प्याज डालकर उसे अच्छे से पकाती है। इस तरह प्रीति दाल फ्राई बनाती है और उसके बाद वो गर्मा गर्म रोटियां सेकना भी शुरू कर देती है। आज तो मैं इनको इतनी स्वादिष्ट दाल फ्राई बनाकर खिलाऊंगी कि बस खाते ही रह जाएंगे। जब रोहन घर वापस आता है तो उसके बाद वो खाना खाने बैठता है। वो प्रीति के हाथ की बनी दाल फ्राई खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। ये दाल फ्राई तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सच में बहुत समय बाद तुम्हारे हाथ की बनी दाल फ्राई खा रहा हूँ। वाकई दाल फ्राई तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। शुक्रिया, मैंने खास आपके लिए बनाई है। लेकिन एक सेकंड, घर में तो राशन खत्म हो गया था, तो आखिर अचानक से इतना राशन घर पर कैसे आ गया? आज रिया और यश दोनों मुझसे मिलने आए थे। तब उनको घर की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने पीछे से थोड़ा सा राशन भिजवा दिया। मैंने उन्हें मना किया था, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सच में दोनों बहुत ही नटखट है, लेकिन दिल के बहुत साफ है। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी किसी के घर में काम करना शुरू कर दूं। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? इस तरह तो वरना हमें बहुत परेशानी होगी और आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दूसरों के यहाँ काम करोगी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। वो लोग दूसरों को नीचे दिखाते हैं और बहुत ऑर्डर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें परेशानी हो। चाहे मैं एक्स्ट्रा काम करके या कड़ी मेहनत करके कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होने दूंगा। तुम किसी के नीचे काम नहीं करोगी। इस तरह रोहन प्रीति को काम करने से बिल्कुल मना कर देता है। और फिर खाना खाने के बाद रोहन देखता है कि प्रीति ने घर में हर जगह बोरी लगा दी है, जिसकी वजह से ठंड नहीं आएगी, और बोरी का भी बिस्तर बना दिया। तुमने तो सच में बहुत अच्छा जुगाड़ कर दिया है। अब इतनी ठंड नहीं लगेगी हमें। अब हमें ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वैसे भी अब ठंड बढ़ने ही वाली है। अगले दिन प्रीति की पड़ोसन उससे मिलने उसके पास आती है। क्या बात है नेहा, तुम इस तरह परेशान क्यों नजर आ रही हो? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और घर पर उनके बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं ऑफिस से। मुझे खाना बनाना है, लेकिन कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी। चलो चलते हैं। अब प्रीति नेहा के घर जाती है और वो नेहा के लिए सारा खाना बना देती है। उसने वहां पर सबके लिए दाल फ्राई बनाई थी और जैसे ही नेहा दाल फ्राई को चखती है तो उसे वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तुमने तो इतनी स्वादिष्ट दाल फ्राई बनाई है कि बस पूछो ही मत। सच में आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट दाल फ्राई कभी नहीं खाई। थैंक यू सो मच। सभी को मेरे हाथ की बनी दाल फ्राई बहुत अच्छी लगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो समझ सकती हूँ कि सबको तुम्हारे हाथ की दाल फ्राई क्यों अच्छी लगती होगी। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अगर तुम दाल फ्राई बनाकर भेजोगी ना तो देखना हर कोई तुम्हारा फैन हो जाएगा। नेहा की मजाक में कही हुई ये बात प्रीति के दिल को छू जाती है और उसे एक अच्छा आइडिया आता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा है और मुझे किसी के अंडर काम भी नहीं करना होगा। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ। चलो कुछ तो हमें अच्छा आइडिया मिला और मैं सोच रही हूँ कि अगर सच में तुम दाल फ्राई बनाकर बेचोगी ना तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा होगा। अब प्रीति रात को रोहन के आने के बाद इस बारे में बात करती है। पहले तो रोहन मना करता है, लेकिन प्रीति उसे बहुत मनाती है, जिसके बाद रोहन कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे तुरंत बताओगी और तुम परेशान नहीं होगी। अगर तुम्हें परेशानी होगी तो तुम उसी वक्त काम छोड़ दोगी। हाँ बाबा ठीक है, आप चिंता मत करो। अब आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं पुराना ठेला लेकर आऊंगी और जरूरत का सामान भी ले लूंगी। अब रोहन से पैसे लेने के बाद अगले दिन प्रीति कबाड़ी वाले के पास जाती है और वहां पर सबसे पुराना ठेला लेती है। मुझे ये सबसे पुराने वाला ठेला दे दीजिए, ये सही रहेगा। ठीक है बहन जी, इसके आपको पूरे 500 रुपए देने होंगे। अब इस तरह पुराना ठेला लेकर प्रीति घर आ जाती है और रोहन भी वहां से एक छोटा सा चूल्हा और सिलेंडर लेकर घर आता है। अब बस बर्तन रह गए। तभी वहां पर नेहा भी कुछ बर्तन लेकर आ जाती है। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं और ये भी पुराने हैं, तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे कुछ और दिन रुकना पड़ता, क्योंकि अब पैसे खत्म हो ही गए हैं। अरे इसमें शुक्रिया वाली कैसी बात है? अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और फिर तुमने भी तो मेरी हमेशा इतनी मदद की है तो मैं भी तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ।
इस तरह प्रीति के पास सारा सामान हो जाता है और घर में राशन तो था ही। उसकी मदद से अगले ही दिन प्रीति सुबह जल्दी उठकर दाल फ्राई बनाती है और अपने ठेले पर दाल फ्राई लेकर बेचने चली जाती है। दाल फ्राई लो, गर्मा गर्म दाल फ्राई, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। गर्मा गर्म दाल फ्राई, चावल रोटी नान, किसी के साथ भी खाओ। इस तरह प्रीति गली में आवाज लगाते हुए जा रही थी। काफी दूर चलने के बाद जब प्रीति थक जाती है तब अगर मैं इस तरह पूरा दिन ठेला लेकर गली गली घूमूंगी तो मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगी और फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। एक काम करती हूँ, अपना ठेला लेकर बाजार में ही चली जाती हूँ। वहाँ जाकर अपना ठेला लगाऊंगी तो अच्छी बिक्री भी होगी। ऊपर से ठेला भी पुराना है, पहिए जाम हो रहे हैं, ठीक से चल भी नहीं रहा है। अब प्रीति अपना ठेला लेने के बाद थोड़ी दूर बाजार में जाती है और वहां पर अपना ठेला लगाकर दाल फ्राई बेचने की कोशिश करती है। उसके पास एक ग्राहक आता है। आप तो दाल फ्राई बेच रही हैं, हाँ? आप मुझे चावल के साथ दाल फ्राई दे दीजिए। और इसका दाम क्या है? जी भैया, बिल्कुल अभी लगाती हूँ। और दाम है 10 रुपए से शुरू। छोटी प्लेट 10 रुपए की है और बड़ी प्लेट 20 रुपए की। अच्छा ठीक है, आप पहले मेरे लिए छोटी प्लेट लगा दीजिए। पहले मैं चक्कर देखूंगा कि आखिर बनी कैसी, उसके बाद ही रिस्क लूंगा। चिंता मत कीजिए, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना होगा। इस तरह प्रीति अपने पहले ग्राहक को 10 रुपए की दाल फ्राई देती है और जैसे ही ग्राहक दाल फ्राई खाता है तो उसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट दाल फ्राई कभी नहीं खाई। ये तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, आप मुझे और दे दीजिए। उस ग्राहक को इतने चाव से दाल फ्राई खाते हुए देखकर वहां पर और भी लोग आते हैं और जो भी प्रीति की दाल फ्राई खाता है उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब पहले दिन उसे ज्यादा मुनाफा तो नहीं होता, लेकिन कुछ ग्राहक तो हो ही जाते हैं। जब शाम को प्रीति घर लौटती है तो वो बहुत खुश थी। भले ही आज मेरी दाल फ्राई उतनी नहीं बिकी, लेकिन आज मेरे पहले दिन भी जितने ग्राहक आए उन सबको दाल फ्राई बहुत अच्छी लगी और सबने बहुत तारीफ करी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपना काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी काम करते हैं, जो दाल फ्राई बची है हम वही खा लेते हैं। अब उसके बाद दोनों बची हुई दाल फ्राई खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से प्रीति ठेला लेकर अपने काम पर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज कड़कड़ाती हुई हवाएं चल रही थी। प्रीति ठंड में बुरी तरह से कांप रही थी। सच में आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल सीने को चीरती हुई जा रही है। ठंड से बिल्कुल हालत खराब हो रही है। इतनी ज्यादा ठंड में भी प्रीति सुबह जल्दी उठकर बाहर अपनी दाल फ्राई बेचने आ जाती है। आज भी वो कल की तरह कमाल कर रही थी और हर किसी को उसके हाथ की बनी दाल फ्राई बहुत अच्छी लग रही थी। अरे सच में आप तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल फ्राई बनाती हो। आज तो मैं बल्कि एक्स्ट्रा अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाऊंगा। मैं अभी आपके लिए पैक कर देती हूँ। इस तरह सभी को दाल फ्राई बहुत अच्छी लग रही थी और प्रीति कमाल कर रही थी। अब दिन ब दिन उसके पास ग्राहक बढ़ रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी दाल फ्राई अब बहुत जल्दी बिक जाती थी और उसे मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और किसी भी अच्छे काम को करने में मुसीबत तो आती ही है। एक दिन उसके पास एक पुलिस वाला आता है। तुम यहाँ पर अपना ठेला कब से लगा रही हो? मुझे तो अभी 15 दिन हुए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखना ये इलाका मेरे अंडर आता है। तुम्हें यहाँ पर मुझे पैसे देने होंगे, ठीक है ना? अब इस तरह पुलिस वाला अक्सर प्रीति से पैसे ले जाया करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर आसपास लगे ठेले वाले भी प्रीति से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे थे क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और उनके पास ग्राहक कम आते थे। अरे भैया देखो तो जरा, ये अभी कुछ दिन से आई है और हमारे सारे ग्राहक छीनना भी शुरू कर दिया इसने। अब तो हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं आता है। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, जब से आई है तब से हमारे सारे ग्राहक खा गई। पता नहीं आखिर लोगों को इसके हाथ का खाना इतना अच्छा क्यों लग रहा है। अरे हमारे पास तो कोई खाने आता ही नहीं है, हमें कुछ करना होगा वरना ऐसे तो हमें बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। अरे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चल आज इसे जाकर सबक सिखाते हैं। अब दोनों प्रीति के पास आते हैं और उसे धमकाने की कोशिश करते हैं। देखो तुम्हें आज इसी वक्त अपना ठेला यहाँ से लेकर जाना होगा। मुझे अपना ठेला लेकर क्यों जाना होगा? बस हमने कहा तुम्हें जाना होगा तो जाना होगा, क्योंकि हमारा इलाका है। हम यहाँ पर तुमसे बहुत पहले से आए हैं और तुम ऐसे ही कहीं पर भी आकर कब्जा नहीं कर सकती। क्या इस इलाके या इस सड़क पर तुम्हारा किसी ने नाम लिखा है? ये सरकार ने ये सड़क तुम्हें मुफ्त में तुम्हारे नाम कर दी है। ये इलाका जितना तुम्हारा है उतना सबका है, इसलिए मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाने वाली। अरे ऐसे कैसे तुम कहीं नहीं जाने वाली है? जाना तो तुम्हें होगा ही। तुम्हारी वजह से हमारे सारे ग्राहक हमारे पास आना कम हो गए हैं। तुम चाहो तो पूरी कोशिश कर लो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे पास ग्राहक नहीं आते। तुम उनके साथ लूट मचाते हो और खराब क्वालिटी का खाना बना कर खिलाते हो। अगर तुम अपना काम सच्ची लगन और मेहनत से करोगे तो सब ठीक हो जाएगा।
हमें ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हमें सब पता है हमें कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुम्हें सब पता है तो तुम तो बड़े ही समझदार हो ना, इसलिए तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप उल्टे पाँव यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेंट भी कर दूंगी। मैंने अपनी ठेले में छोटा सा कैमरा लगाया हुआ है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो गई है, इसलिए चुपचाप चले जाओ वरना शिकायत दर्ज करवा दूंगी। वो दोनों प्रीति को धमकी देकर डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति डरती नहीं है और निडर होकर उन्हें कड़ा जवाब दिया, जिसके बाद दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। शुक्र है वो दोनों चले गए और मैंने झूठा कैमरे का नाम ले दिया, लेकिन आज के जमाने में सबूत होना बहुत जरूरी है। आज तो मैंने कैमरे का झूठ बोल दिया, लेकिन जल्दी ही पैसे इकट्ठे करके कैमरा जरूर लगवाऊंगी सबसे पहले। इस तरह प्रीति हर मुसीबत का सामना करते हुए और निडर रहकर अपना काम अच्छे से कर रही थी और काफी दिनों की मेहनत के बाद उसका काम अच्छे से चल भी रहा था। कुछ पैसे जोड़कर वो सबसे पहले अपना ठेला ठीक करवाती है और कैमरा भी लगवा लेती है और उसके बाद इस तरह दिन गुजर रही थी। अब बस बिल्कुल अच्छा लग रहा है, हमें काफी मुनाफा हो रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी खुशी है कि भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। तभी वहां पर रिया और यश भी प्रीति और रोहन से मिलने आ जाते हैं। क्या बात है भाभी भैया, अब तो आप दोनों बिजनेसमैन बन गए हैं। नहीं बहना, अभी कहाँ से, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बस जैसे तैसे करके गाड़ी चल रही है। भैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब भगवान की दया से सब अच्छा ही होगा। हाँ, बस जल्दी से सब ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। चिंता मत करिए भैया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस तरह अक्सर रिया और यश भी प्रीति और रोहन से मिलने आ जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी अपने काम में बहुत मेहनत कर रहा था और साथ में प्रीति भी बहुत मेहनत करके अपना दाल फ्राई का ठेला चला रही थी। समय गुजरने के साथ अब प्रीति के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे और वो रिया और यश की मदद से एक ढाबा ले लेती है, जिसके बाद वो रोहन को सरप्राइज देती है। ये देखकर रोहन को बहुत खुशी होती है। क्या सच में ये ढाबा हमारा ही है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये ढाबा हमारा खुद का ही है। अब से हम यहाँ पर ही दाल फ्राई बनाकर बेचेंगे और बहुत कुछ बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब ढाबे का उद्घाटन होता है तो प्रीति खुद अपने सास ससुर के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? क्या सोच समझकर तुम यहाँ पर आ गई हो? मैं जानती हूँ आप दोनों हमसे नाराज हैं, लेकिन हम आप दोनों के बिना अपने ढाबे का उद्घाटन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए आप दोनों को जरूर आना होगा। प्रीति उन्हें इनविटेशन देकर वहां से चली जाती और दोनों को बहुत हैरानी हो रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना, इसलिए वो दोनों देखना चाहते थे कि यह सब सच है या कोई झूठ। जब वो दोनों ढाबे के उद्घाटन पर आते हैं तो प्रीति और रोहन को बहुत खुशी होती है। क्या ये सच में तुम्हारा ही ढाबा है? हाँ मम्मी, ये हमारा ही ढाबा है और सब कुछ सिर्फ प्रीति की वजह से हो पाया है। इसने बहुत मेहनत की है और इस मुकाम तक पहुंची है। आप खुद देखिए, आपका बेटा तो कभी ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन आपकी बहू ने कमाल कर दिया। उस बहू ने जिसे आपने घर से निकाला था, वो भी सिर्फ और सिर्फ दहेज के लालच में। ये बात सुनकर शांति और रमेश को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद प्रीति रमेश और शांति के हाथ से ही ढाबे का उद्घाटन करवाती है और पूजा पाठ होने के बाद जब सब चले जाते हैं तो बेटा हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, मैं भी अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हमने दहेज के लालच में तुम जैसी लक्ष्मी को अपमानित किया, उसके लिए हमें माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों हमसे बड़े हैं और आपको हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए और आप दोनों को पूरा हक है, क्योंकि गलती हमारी ही थी। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि सब सही है? यानी मम्मी पापा ने भैया भाभी को अपना लिया है और मम्मी पापा अब आप देख लीजिए कि भाभी ने आपका कितना नाम रखा। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और अब प्रीति का खुद का दाल फ्राई बेचने के लिए बड़ा सा ढाबा भी हो जाता है।